गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने हरितलवक की संरचना स्टार्ट की थी। आज उससे आगे अपन डिस्कशन करने वाले हैं कि भाई हरितलवक की संरचना का डायग्राम के द्वारा समझेंगे तो हरितलवक के अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। थोड़ी सी जानकारी स्टार्ट की थी अपने, भाई हेडिंग थी अपने प्रकाश संश्लेषण का स्थल कि भाई प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, उसके बारे में बात की थी अपन ने। तो अपन ने थोड़ी सी जानकारी प्रकाश संश्लेषण के बारे में ली थी कि प्रकाश संश्लेषण जैसे हमने पढ़ा था कि ये जो हरितलवक होते हैं इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। हरितलवक जो होते हैं आपके ये पण मध्य तक कोशिका में उपस्थित होते हैं। एक कोशिका में अपन बात की थी 20 से 40 हरितलवक होते हैं। ठीक है, ऐसे सिंपल सी जानकारी पड़ी थी। तो अपन डायग्राम बनाते तो जानकारी जो कल हो गई थी उसको भी साथ में पढ़ लेंगे और इसके अलावा जो बची हुई जानकारी उनकी भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले केवल हरितलवक क्या है, एक दोहरी झिल्ली से घिरा कोशिकांग है। तो हरितलवक में क्या होती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, अपन पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, आप लोग पढ़ चुके हैं कि भाई हरितलवक जो होता है उसे दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग कहा जाता है। हरितलवक के अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, केंद्रक है, ये आपके क्या है, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। तो ये दोहरी झिल्ली हो गई। उसके बाद अपन ने इसमें बात की थी कि हरितलवक के अंदर सिक्के की ढेरीनुमा संरचनाएं पाई जाती है। इससे एक संरचना को थाइलेकोइड कहते हैं और पूरे सेट को आपके क्या कहते हैं, ग्रेना कहा जाता है। ग्रेना बहुवचन है। इस प्रकार से ये व्यवस्थित होती है अंदर। ठीक है, डायग्राम क्या है, वैसे आने के चांसेस कम है लेकिन सिलेबस में दिया हुआ है तो अपन को पढ़ना जरूरी है। और आपने हरितलवक पढ़ा हुआ भी है 11th क्लास में, तो कोई दिक्कत वाला काम भी नहीं है, समझ में अच्छे से भी आ जाएगा। तो अपन को पता भी रहेगा भी कि भाई क्या है क्या नहीं प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, देखिए आप ये बना लेते हैं अपन, ग्रेना की संरचना बना लेते हैं। और ये जो ग्रेना होती है वो आपस में, ये अपने से थाइलेकोइड जो होती है वो आपस में जुड़ी होती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ये आपस में कोई एक नलिका नुमा संरचनाओं के द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होती है, आपस में जुड़ी हुई रहती है, कनेक्टेड रहती है। इस संरचना को क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा पटलिका कहते हैं या फ्रेंड्स नलिकाएं कहते हैं। इसके अलावा इसमें आपके लिपिड्स की कुछ बूंदें पाई जाती है। इसके अलावा अपन रिप्रेजेंट करें तो इसमें छोटी छोटी ये आपके पूरा मैट्रिक्स अंदर पाया जाता है जो विस्मांगी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, बना लेते हैं इसको, रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और इसमें अपन बात रिप्रेजेंट करें तो 70S राइबोसोम वर्तुलाकार डीएनए, ये तो आप ठीक है 70S राइबोसोम बना लेते हैं। और वर्तुलाकार डीएनए के लिए अपन गोलाकार संरचना बना लेते हैं थोड़ी सी अलग से, और इस प्रकार से देखिए इसको नामांकित कर लेते हैं कि वैसे सबसे पहले इस झिल्ली को बाहरी झिल्ली, इसको आंतरिक झिल्ली, ठीक है, और जो बीच में ये अवकाश है, ये खाली स्पेस जो है ये वाला, ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं, परिकला अवकाश या आपके पेरिप्लास्टिड अवकाश भी कहा जाता है। तो परिकला अवकाश या पेरिप्लास्टिड अवकाश भी कहते हैं। इसके अलावा कि भी अपन ने पढ़ा था कि हरितलवक के अंदर मैट्रिक्स की इकाई जो निर्मित होती है उसमें एक थाइलेकोइड से, तो ये एक जो संरचना है इसे क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड। और जो ये सिक्के की ढेरीनुमा संरचना बन जाती है जिसे क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। ग्रेना क्या बहुवचन है, तो ये जो पूरी संरचना बनी हुई है, ठीक, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, ग्रेना कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें कि भाई ग्रेना हो गया। इसके अलावा अपने शरीर इसमें फ्रेंड चैनल कहते हैं जिसे, या आपके फ्रेंड्स नलिका भी कहते हैं। ये जो बनी हुई संरचना है ऐसे ब्लू लाइन से अटैच, इसे क्या कहते हैं, फ्रेंड्स नलिकाएं या फ्रेंड्स चैनल्स भी कहते हैं, पटलिकाएं भी कहते हैं, की बात है। ठीक है, इसके अलावा ये जो संरचना बनी है ब्लू कलर से, ये आपकी होगी
लिपिड की बूंद होगी, लिपिड की बूंदें, ठीक है। इसको पूरा से डार्क कर देते हैं ताकि ये, और ये जो आपके बना हुआ है छोटा सा सेक्शन, ये आपके राइबोसोम हो गया, और इधर ये वर्तुलाकार डीएनए हो गया, जो अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है। और ये छोटी छोटी इसमें भी बूंदे बनी स्टार्च कणिकाएं हो जाती है, स्टार्च कणिकाएं। इसके अलावा बात करें अपन तो ये बीच का जो पदार्थ होता है इसे क्या कहा जाता है, ऐसे ये जो पूरा बना हुआ है विस्मांगी सॉल्यूशन से, स्ट्रोमा, ठीक है। ये सभी बूंदें आ गई। और एक चीज़ ध्यान रखें, थाइलेकोइड पे क्या होती है, ऐसे कुछ गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, क्वांटासोम, ठीक है। ये आपके हरितलव का डायग्राम हुआ, तो नीचे जरूर लिखेंगे अपन। मैं आपको हमेशा कहता हूँ इस चीज़ का ध्यान रखें, चित्र बनाने के बाद नीचे लिखना है आपको कि भाई प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के स्थल हरितलव का आरेखीय चित्रण, हरितलवक का आरेखीय चित्रण। ये डायग्राम हो गया आपके कि भाई हरितलव का डायग्राम क्या है, इसकी क्या संरचनाएं हैं, ये बात होगी। अब देखिए इसमें अपन क्या पढ़ लिया, क्या नहीं पढ़ चुके हैं। देखिए भाई अपन ने पढ़ लिया कि एक कोशिका के अंदर ये पत्ती के पर मध्योतक के अंदर पाया जाता है। एक कोशिका के अंदर हरितलव है वो कम से कम 20 से 40 हो सकते हैं। बाहरी परत पाई जाती है उसे बाह्य झिल्ली, आंतरिक परत, आंतरिक झिल्ली, अंदर विस्मांगी सॉल्यूशन पाया जाता है, स्ट्रोमा कहते हैं। इस बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य परिकला अवकाश पाया जाता है। 70s राइबोसोम पाया जाता है। आपको वर्ताकार द्विकुल्य डीएनए पाया जाता है, रिप्रेजेंट कर दिया आपने जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है। फिर अपने पढ़ा कि सिक्के की डेरिनुमा, सिक्के की समान संरचना पाई जाती है, थाइलेकोइड कहते हैं या कोषतुल्य भी कहते हैं इसको हिंदी में। और इसके सिक्केनुमा ढेरी बन जाए जिसे ग्रेना कहा जाता है। और ये जो सिक्केनुमा ढेरी जो ग्रेना है वो आपस में स्ट्रोमा पटलिकाएँ, ठीक है, कि ये फ्रेंड्स ने लिखा या स्ट्रोमा पटलिकाएँ भी कहते हैं, ये लिख देता हूँ, या स्ट्रोमा पटलिकाएँ। स्ट्रोमा पटलिकाएँ जो है इनके द्वारा आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है। तो फिर आपने पढ़ा कि थाइलेकोइड जो होता है कि कला में प्रकाश संश्लेषी वर्णक पनहरित व केराटिनॉइड्स पाए जाते हैं। थाइलेकोइड जो होता है इसमें क्या पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक, आपके पनहरित और केराटिनॉइड्स पाए जाते हैं। आपको पता है हरितलव की इकाई पनहरित कहलाती है। और ग्रेना के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो ग्रेना है, आप समझ गए ना, ग्रेना ये पूरी जो संरचना है, तो ग्रेना के अंदर क्या होती है आपके प्रकाश संश्लेषण की अभी आगे चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको कि ये क्या बोल रहा हूँ। अपने पढ़ा ना ब्लैकमैन ने प्रकाश संश्लेषण को दो भागों में बांट दिया था कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया, एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है और अप्रकाशिक अभिक्रिया जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। तो ग्रेना के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। ध्यान रखेंगे, प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है, इसलिए ध्यान रखें, एक नंबर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और इसके बाद अपन बात करें, और देखिए प्रकाश संश्लेषण का वो जो वर्णक है दृश्य स्पेक्ट्रम में बैंगनी, नीले व लाल रंग का अवशोषण अधिक करते हैं। क्या भाई किस किस का रंग का अवशोषण करते हैं, बैंगनी, नीले और लाल रंग का क्या करते हैं, अवशोषण ज़्यादा होता है। किस किस रंग का, बैंगनी, नीले व लाल, ठीक है। कि भाई आपके जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन से है, हरितलवक है, मतलब ये पनहरित है, केराटिनॉइड्स है, ये सभी किसका अधिक अवशोषण करते हैं, तो बैंगनी रंग का, फिर उससे ज़्यादा नीले रंग का और उससे ज़्यादा लाल रंग का, ठीक है। क्या करते हैं, आपके अवशोषण अधिक करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अवशोषण अधिक करते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की कि भाई जो आपके स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें 400 से 700 नैनोमीटर के बीच की ही भाग लेते हैं। मतलब एक चीज़ ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको मैं आपके यहाँ अलग से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। चलिए मैं इस डायग्राम को थोड़ी ज़रूरत है, देखो इसको मैं बाद में आपको अलग से समझा दूंगा कि भाई पार क्या है
जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कहा जाता है, जिसे पार कहते हैं। ठीक है, इसकी बात करते देखिए कि पार क्या है, अभी मैं आपको अलग से समझाऊंगा। इससे आगे देखिए, दो वैज्ञानिक हुए थे, उनका नाम है, एक का पार्क वेब बिगेन। तो दो वैज्ञानिक हुए थे, उनका क्या नाम है? पार्क वेब बिगेन। ठीक है, आपके यहाँ भी देखिए पार्क और पान की बात करते हैं कि वैज्ञानिक का नाम है पार्क वेब पान, दो वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने 1963 में इन्होंने बताया कि थाइलेकोइड की अंतर सतह पर, ये थाइलेकोइड है, इसकी अंतर सतह पर गोलाकार कणिका है, जैसे मैंने आपको बता रखा है गोलाकार कणिका है। ठीक है, गोलाकार कणिका उपस्थित होती है, जैसे क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं। मैंने भी आपको बात कर ही ली थी कि क्वांटासोम क्या होता है, गोलाकार कणिका जो होती है, ये प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? क्वांटासोम। यहाँ लिख दो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो क्वांटासोम है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? क्वांटासोम। तो ये प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है देखिए कि भाई एक क्वांटासोम के अंदर आपके 230 तो पणहरित, कितने देखिए 230 क्लोरोफिल पणहरित। इसके अलावा 230 पणहरित में क्या 160 तो अभी क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए, और 70 क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल बी। ठीक है, टोटल 230 में से। इसके आगे बात करें 48 क्या पाया जाते हैं? कैरोटीनॉइड्स। सभी पढ़ने, सबके बारे में पढ़ने वाले वर्णकों के बारे में, कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं। और इसके आगे बात करें अपन 46 क्यूनॉन, ये भी क्या आपके वर्णक है? क्यूनॉन। और 116 क्या पाया जाता है? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड। और साथ में क्या पाए जाते हैं? अणु व अन्य अणु व एंजाइम भी पाए जाते हैं। तो एक क्वांटासोम के अंदर इतनी संरचनाएं पाई जाती है, इसलिए इस क्वांटासोम को क्या कहते हैं अपन? प्रकाश संश्लेषण की इकाई भी कहा जाती है। यदि क्वेश्चन पूछे प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, तो क्वांटासोम। क्वांटासोम क्या है कि थाइलेकोइड पर आपके सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं। एक क्वांटासोम में इसको प्रकाश की इकाई क्यों कहते हैं? 230 क्लोरोफिल, 48 आपके कैरोटीनॉइड्स, 46 क्यूनॉन और 116 या 116 क्या पाए जाते हैं? फास्फोलिपिड पाए जाते हैं। और इसके अलावा अन्य अणु, एंजाइम और ये भी पाए जाते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसके आगे बात करें अपन। ठीक है, एक चीज़ और रहेगी पार, वो समझा देता हूँ, फिर उसके बाद ये आपके प्रकाश संश्लेषण स्थल है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए देखिए अभी अपन बात कर रहे थे पार, फुल नाम लिख देता हूँ, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण, और इसे शॉर्ट में लिखा जाता है पार। इसका और कुछ नहीं पूछा जाता, वैल्यू पूछी जाती है। इसका मतलब ये है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो एक निश्चित तरंगदैर्ध्य पे होता है। वो तरंगदैर्ध्य क्या है कि स्पेक्ट्रम के अंदर जो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच की जो प्रकाश तरंगदैर्ध्य आती है, इसी प्रकाश का क्या किया जाता है? आपके प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पार, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन कहा जाता है। इसकी वैल्यू कितनी है? 400 से 700 नैनोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई प्रकाश संश्लेषण में जो 400 नैनोमीटर की जो प्रकाश आता है, उससे लेकर 700 नैनोमीटर का प्रकाश आता है, इनके बीच के ही प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पार, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन कहा जाता है। तो ये आपके जानकारी, आप मैंने कहा था पार वाला पोर्शन ये बाकी रह गया था, ये करवा दिया। अब प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की बात करते हैं। वे प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन है, इनकी बात करते हैं। किस प्रकार से? देखिए अपनी हेडिंग क्या रहेगी? प्रकाश संश्लेषी वर्णक। देखिए प्रकाश संश्लेषी वर्णक की बात करते हैं। तो भाई पात्रों में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण वर्णकों द्वारा होता है। वर्णक का कार्य क्या है कि जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसको इकट्ठा करने का, उसको रोकने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? इन वर्णकों के द्वारा किया जाता है।
ये वर्णक प्रकाश को इकट्ठा करते हैं, फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहा जाता है। ये क्या कार्य करते हैं, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर अवशोषण वर्णकों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। और पौधे में जो मुख्यतः वर्णक पाए जाते हैं कौन कौन से, पर्णहरित है, केराटिनोइड्स है और फाइकोबिलिन्स है, ये वर्णक पाए जाते हैं। और देखिए इनमें से मुख्य वर्णक कौन है, वो आपके पर्णहरित है। देखिए वर्णकों की बात करें, इसको 3 भागों में बांट रखा है मुख्य रूप से। फर्स्ट है आपके पर्णहरित या क्लोरोफिल, दूसरा है केराटिनोइड्स, और इसके अलावा लास्ट है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स। और इसमें जो सबसे प्रधान वर्णक या मुख्य वर्णक कौन सा है उसकी बात करते हैं, तो ये आपके प्रधान या मुख्य वर्णक है। बाकी वर्णक क्या है, सहायक वर्णक है। मतलब सबसे मेन रोल किसका है, आपके पर्णहरित का है। और ये जो 2 है ये क्या है, आपके सहायक वर्णक है। मतलब मुख्य प्रकाश जो है उसको इकट्ठा करने का कार्य ये करेंगे, और इस कार्य में ये सहायक वर्णक जो केराटिनोइड्स फाइकोबिलिन्स है ये इसकी मदद करते हैं। मान लीजिए पत्ती बना रखी, ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे ये पर्णहरित है, तो ये सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है इसको इकट्ठा करते हैं। ये फाइकोबिलिन्स है, ये क्या करते हैं, ये भी सूर्य का प्रकाश इकट्ठा करके किसको पहुंचाएंगे, पर्णहरित को देंगे। और पर्णहरित क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में योगदान देगा। अब पर्णहरित में सबसे पहले अपन जैसे क्लोरोफिल बोलते हैं इंग्लिश में, पर्णहरित को आप भी क्लोरोफिल ध्यान रखेंगे। देखिए इसकी बात करते हैं। ठीक है, पर्णहरित की बात करते हैं। इसे बोला जाता है क्लोरोफिल। और उसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा CHL, समझ आना। देखिए पर्णहरित की पहले जानकारी लेते हैं, फिर इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पर्णहरित हरे रंग का प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य वर्णक है। कैसे रंग का है, हरे रंग का प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होता है, हरे रंग का मुख्य वर्णक है। हरे रंग का क्या है, मुख्य वर्णक है। और पादप जगत में लगभग 7 प्रकार के क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। तो 7 प्रकार के अपने क्या है, क्लोरोफिल वर्णक है, 7 प्रकार के क्लोरोफिल वर्णक। कौन कौन से, देखिए क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, क्लोरोफिल E, और फिर एक है आपके बैक्टीरियो, ये कितने हो गए, देखिए 5 हो गए, 2 है, एक तो बैक्टीरियो विरिडिन है और एक बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। लिख देता हूँ, बैक्टीरियो विरिडिन, और ये क्या है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये टोटल 7 हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 प्रकार के क्लोरोफिल वर्णक है। इनमें से सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में क्लोरोफिल है। सर्वाधिक मात्रा में सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है, क्लोरोफिल A पाया जाता है। जो जीवाणु गतिविधि सभी प्रकाशशील पात्रों में पाया जाता है। भाई जीवाणु को छोड़कर सभी पात्रों में पाया जाता है, जीवाणु को छोड़कर, ठीक है, सभी प्रकार के जो प्रकाश संश्लेषी पादप उनके अंदर ये पाया जाता है। और क्लोरोफिल B है क्या है, सहायक वर्णक की तरह कार्य करता है। जो सभी प्रकाश संश्लेषी पौधे व हरे सेवलों में पाया जाता है, ये सहायक वर्णक की तरह कार्य करता है। सभी प्रकाश संश्लेषी पादपों में और क्या है, सेवालों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आपके सेवालों के अंदर पाया जाता है। कौन सी सेवाल, हरे सेवाल। लिख देता हूँ, आगे पढ़ेंगे, आप पिलों में पढ़ चुके हैं। सेवाल बहुत प्रकार की होती है, हरे सेवालों में। इसके अलावा बात करें अपन कि क्लोरोफिल वर्णक कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलयशील होते हैं। कि भाई क्लोरोफिल वर्णक होते हैं कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलयशील होते हैं।
और सर्वाधिक विलेयता किसकी होती है? बी की। सर्वाधिक विलेयता, सर्वाधिक विलेयता किसकी होती है? आपके क्लोरोफिल बी की होती है। तो ये तो जानकारी होगी सामान्य रूप से भाई क्लोरोफिल पर्णहरित क्या है, कितने प्रकार का पाया जाता है, सबसे अधिक कौन सा है, बाकी सभी क्या है? सहायक वर्णक है। इसके आगे बात करते हैं अपन कि पर्णहरित की जो संरचना है, कि भाई पर्णहरित अणु की जो संरचना है वो किस प्रकार की है, इसकी बात करते देखिए। कि भाई पर्णहरित की संरचना क्या होती है, देखिए सुनिए आप, इसकी बात करते हैं कि भाई पर्णहरित जो है, ठीक है, जिसे अपन क्लोरोफिल भी बोलते हैं, अभी बात की थी, ठीक है। क्या होता है कि भाई क्लोरोफिल की जो रासायनिक संरचना का अध्ययन है, ठीक है, सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसके बारे में 3 वैज्ञानिकों का मत है। तो सबसे पहले जो आपके क्लोरोफिल जो है या पर्णहरित है, इसकी संरचना का अध्ययन आपके एक तो विलस्टर, स्टॉल और आपके फिशर द्वारा 1912 में किया गया था। तो आप सुन लीजिए, एक बार लिख देता हूँ मैं आपके लिए कि कौन कौन से वैज्ञानिक थे। सर्वप्रथम विल्स्टोटर, सॉरी क्या नाम है? विल्स्टोटर, स्टॉल व फिशर। इन्होंने सर्वप्रथम क्लोरोफिल की संरचना का अध्ययन किया था। कब? 1912 में। तो ये सामान्य जानकारी हो गई भी। सबसे पहले संरचना का अध्ययन किसने किया था? विल्स्टोटर, स्टॉल व फिशर ने किया था। इसके बाद में बात करें तो क्लोरोफिल एक क्या है? ध्रुवीय अणु है। क्या है? क्लोरोफिल एक ध्रुवीय अणु है, ठीक है। और इसमें एक सुविकसित पोरफायरिन वलय द्वारा निर्मित फाइटोल श्रृंखला द्वारा निर्मित पूंछ होती है। कि भाई इसमें सुविकसित क्या पाई जाती है? पोरफायरिन वलय द्वारा निर्मित शीर्ष। तो शीर्ष किसका बना होता है? क्लोरोफिल का। सबसे ऊपर वाला भाग किस वर्ण का बना? किस? तो पोरफायरिन वलय के द्वारा क्या होता है? आपके शीर्ष बना होता है। और पूंछ वाला भाग किसके द्वारा बना होता है? फाइटोल श्रृंखला द्वारा। फाइटोल श्रृंखला द्वारा क्या होती है? पूंछ आपके निर्मित होती है। अणु के शीर्ष 4 पायरोल वलयों के विन्यास से बना होता है। कि शीर्ष पे क्या होता है? शीर्ष पे 4 पायरोल वलय। शीर्ष पे क्या पाई जाती है? 4 पायरोल वलयों के विन्यास से बना होता है, जो परस्पर मैथिल बंधों द्वारा संयुक्त होकर चक्रीय टेट्रोपायरोल वलय बनाती है। किसके द्वारा? मैथिल बंधों द्वारा। मैथिल बंधों द्वारा क्या बनाती है? आपके टेट्रापायरोल वलय। टेट्रापायरोल वलय क्या बनी होती है? टेट्रापायरोल वलय बनी होती है। और टेट्रापायरोल के केंद्र में क्या पाया जाता है? कि इसके केंद्र में, किसके? टेट्रापायरोल के केंद्र में देखिए, स्पष्ट लिख देता हूँ। कि वह टेट्रापायरोल के केंद्र में क्या पाया जाता है? आपके मैग्नीशियम आयन पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम आयन पाया जाता है केंद्र में। आयनिक जो होता है मैग्नीशियम क्या होता है? परमाणु पर स्थित होता है। क्या होता है? केंद्र में मैग्नीशियम परमाणु स्थित होता है। और चतुर्थ पायरोल वलय एक लंबी एल्कोहल श्रृंखला से जुड़ी होती है। चौथी जो आपके पायरोल श्रृंखला है, चतुर्थ पायरोल जो है, ठीक है, चतुर्थ पायरोल वलय किससे जुड़ी होती है? एक लंबी एल्कोहल से जुड़ी होती है, ठीक है। एल्कोहल श्रृंखला से जुड़ी रहती है, जिसे फाइटोल पूंछ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं?
फाइटोल पूंछ। अब देखिए क्लोरोफिल ए का अणुसूत्र बात करें और क्लोरोफिल बी के अणुसूत्र की बात करें तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये दोनों के अणुसूत्रों की बात करें तो क्लोरोफिल ए का अणुसूत्र होता है C15H72O5N4Mg। ये तो क्लोरोफिल ए का आपके सूत्र हो गया। और आपके क्लोरोफिल बी के अपन अणुसूत्र की बात करें तो C15H70O6N4Mg। ये आपके क्या हो गया, किसका हो गया, क्लोरोफिल बी के अणु का सूत्र हो गया। अब देखो क्लोरोफिल ए अणु में पोरफायरिन सिरे के तीसरे कार्बन पर CH3 समूह संलग्न होता है। कि भाई क्लोरोफिल ए में क्या होता है आपके पोरफायरिन सिरे के, पोरफायरिन सिरे के तीसरे कार्बन पर क्या होता है, CH3 समूह जुड़ा रहता है। और क्लोरोफिल बी में क्या, इस स्थान पे क्या जुड़ा होता है, इसकी जगह पर एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है। और क्लोरोफिल ए नीले हरे रंग का होता है। ये कैसा होता है, ये आपके नीले हरे रंग का। और क्लोरोफिल बी जो कैसा होता है, पीले हरे रंग का। ये आपकी सामान्य इसकी जानकारी होगी भी किस प्रकार का कलर पाया जाता है। देखिए इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है, एक तो इनकी खोज का कि भाई इनकी खोज किसने की थी, तो विल्स, टोटर, स्टॉल, फिशर। उसके बाद ये पूछा जाता है कि भाई आपके जो पर्णरहित होता है उसमें कौन सा परमाणु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन 1 नंबर का, कौन सा वर्णक पाया जाता, कौन सा आपके परमाणु पाया जाता है, कौन सा आयन पाया जाता है, मैग्नीशियम। और शीर्ष पे क्या पाई जाती है, पोरफायरिन वाले। पूंछ पे क्या होती है आपके फाइटोल श्रृंखला पाई जाती है। और शीर्ष पे क्या होती है, 4 पायरोल वाले होती है, किसके द्वारा जुड़ी होती है, मेथिल बंध के द्वारा। सूत्र जरूर याद रखना है, दोनों में क्या फ़र्क है, देखिए सेम है। ये दो, ये बस ये पॉइंट है कि भाई इधर आपके इसमें एक क्या है, आपके H2 अणु ज़्यादा है, इसमें एक H2 अणु क्या हो गया आपके कम हो गया, ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया। देखिए कोई 2 हाइड्रोजन का फ़र्क है, इसमें 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है, एक ऑक्सीजन का फ़र्क, ऑक्सीजन कम है। इसमें 2 हाइड्रोजन कम है, एक ऑक्सीजन ज़्यादा है। इस प्रकार की इनमें संरचनाएँ पाई जाती है। तो ये आपके इसकी क्या हो गई, मुख्य संरचना हो गई पर्णरहित की। अब इसकी पर्णरहित की संरचना है ए और बी की, ये अपन नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे भाई कौन से पोरफायरिन बनने हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ पे कीटोन समूह जुड़ा होता है, ठीक है, फाइटोल समूह पे कौन सी पूंछ वाला भाग है, उसके डायग्राम को, इसकी आरेख बनाएंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उसके बाद अपन वर्णक पढ़ेंगे कैरोटीनॉइड्स कि भाई कैरोटीनॉइड्स वर्णक क्या होता है, ठीक है, इसके कितने भाग होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन फाइकोबिलिन्स के बारे में पढ़ेंगे। अपन कहा ना मुख्य रूप से 3 वर्णक पाए जाते हैं, तो अभी क्लोरोफिल पढ़ रहे हैं, फिर आपके कैरोटीनॉइड्स की बात करेंगे, फिर फाइकोबिलिन्स की बात करेंगे। फिर इसके बाद आपके वर्णक वाला चैप्टर, वर्णक वाला पॉइंट्स पूरा होगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चर्चा करेंगे कि इसकी क्या जानकारी होती है, ठीक है, किस प्रकार से इसके भाग पाए जाते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।